Hello student, myself HS Bindra, Faculty Organic Chemistry, Motion Education Private Limited, कोटा। आज महारिविजन कोर्स के अंदर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में देखिए, आइसोमेरिज्म में अगर इस टॉपिक के अंदर अपने को एंट्री लेना है तो फर्स्ट कंडीशन जो होना चाहिए वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास सेम होना चाहिए। तो डू दी कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर नो तो ये आइसोमर्स नहीं होंगे, और अगर अपन कहते हैं यस तो ये आइसोमर्स होंगे। अगर मैंने आपको कोई कंपाउंड दिया, एक साइक्लोब्यूटेन है आपके पास, और एक कंपाउंड मैंने आपको नॉर्मल ब्यूटेन दिया, और मैं आपसे बोलता हूं इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म है। एक कंपाउंड है आपके पास साइक्लोब्यूटेन, और एक कंपाउंड आपके पास है नॉर्मल ब्यूटेन, और इसमें अगर आइसोमेरिज्म की अपन बात करें तो अगर साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन देखते हैं तो C4 और H8, और नॉर्मल ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4 और H10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अगर सेम नहीं है तो इस टॉपिक में अपने को एंट्री ही नहीं लेनी है। इस टॉपिक में अपन एंट्री तभी लेंगे जब इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो इन दोनों कंपाउंड के बीच में कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसके बाद डिफरेंस किस में है? तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं डू द कंपाउंड हैव द एटम कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर। अगर उसमें सेम कनेक्टिविटी से एटम अटैच्ड है, अगर यस तो अपन बोलते हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स होता है, और अगर नो तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या उसको अपन कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जब आपको पता लग गया ये आइसोमर्स का क्वेश्चन है और दो आइसोमर्स आपको दिए हुए हैं, वो स्टीरियो का पार्ट है या वो स्ट्रक्चरल का पार्ट है, तो कंपाउंड का अगर आयुपैक नेम सेम है तो वो स्टीरियो का पार्ट होगा, और अगर है डिफरेंट आयुपैक नेम तो वो आपका स्ट्रक्चरल का पार्ट होगा। और जब आपको पता लगेगा कि भाई ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, पोजीशन हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, मेटोमर्स हो सकता है, टॉटोमर्स हो सकता है, या रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा। अगर आपका क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में से होगा तो वो चेन आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन हो सकता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म का, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, मेटामेरिज्म का, टॉटोमेरिज्म का, या रिंग चेन आइसोमेरिज्म का। और अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का है, जो आइसोमर्स हैं उनका आयुपैक नेम सेम है, तब आप अपन देखते हैं कि कैन द कंपाउंड बी इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन होता है तब तो अपन बोलते हैं वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और नहीं तो वो कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। अब जब कन्फर्मेशनल और कॉन्फिग्रेशनल भी सेपरेट हो गया, तो अब आपको देखना है इज द आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अक्रॉस डबल बॉन्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर यस तो वो ज्योमेट्रिकल का क्वेश्चन है, और अगर नो तो वो ऑप्टिकल का क्वेश्चन है। तो आइसोमेरिज्म के टॉपिक में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हो सकता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है स्टेबिलिटी पे, उस पे बात कर सकते हैं अपन, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इन्हीं इन्हीं सभी टॉपिक पे आगे अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं ऐसा बोल रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो एनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ये 4 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो एनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है CH3CHO। ये आपके पास जो CH3CHO है, और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर अगर अपन बनाना चाहें तो मैं ऐसा इपॉक्साइड बना सकता हूँ। ये मेरे पास कोई इपॉक्साइड है, और आप देखोगे दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है, तो इन दोनों कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म होगा वो आपके पास होता है फंक्शनल। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे।
अगर अपन सेकेंड ऑप्शन की बात करें, इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 और OH, और इसका एक अरेंजमेंट मैंने बना दिया डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल एरिथर, और इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है। एक अल्कोहल है, एक ईथर है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो इन दोनों में भी जो आइसोमेरिज्म की अपन बात करेंगे वो कौन सी आइसोमेरिज्म होता है? फंक्शनल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है, तो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। और थर्ड जो ऑप्शन है आपके पास वो है CH3 CH2 और Cl। अब देखिए इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इस हैलाइड को अगर मैं यहाँ 1 नंबर से 2 नंबर पे लगाऊंगा तब भी वो सेम कंपाउंड ही बनेगा, और Cl में तो आप कोई चेंज कर नहीं सकते, तो इसका आप कोई दूसरा आइसोमर्स नहीं बना सकते। और जो फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोमिथेन CH3NO2, इसका एक कंपाउंड मैं यहाँ बना सकता हूँ मिथाइल नाइट्राइट ON। इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। यहाँ मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है, यहाँ मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच है, तो डिफरेंट कनेक्टिविटी है, इसका फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है, तो ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, in the total number of cyclic isomers possible with molecular formula C4H6। देखिए जब क्वेश्चन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में से होता है तो या तो दो आइसोमर्स या तीन आइसोमर्स के बीच में कोई रिलेशन की बात आपसे करेगा कि साहब वो चेन है कि फंक्शनल है कि पोजीशन है कि मेटोमर्स है, और अगर इसमें से नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H6, और इसके साइक्लिक आइसोमर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आप इसका DU निकालो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में अपन देखेंगे 4 कार्बन को सैचुरेट होने के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए वो 10 चाहिए, 2n+2, 10 हाइड्रोजन आपको चाहिए होता है, और आपके पास कितना है? 6 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है, तो इसका ड्यू जो होगा वो आपने का 2 होगा। ये आपको फॉर्मूले से लगाना है तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ड्यू जो होगा कार्बन के नंबर को अपन डबल करेंगे, तो 8+2 जितनी हाइड्रोजन है वो लेस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको निकालना है, तो कार्बन के नंबर को डबल करो, +2 करो, जितनी हाइड्रोजन है लेस करो, जितनी हेलोजन है लेस करो, नाइट्रोजन जो है ऐड करो, जोड़ दो, ऑक्सीजन सल्फर छोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और उसका DU निकालना है, कार्बन के नंबर को डबल करेंगे, +2 करेंगे, हाइड्रोजन लेस करेंगे, हेलोजन लेस करेंगे, नाइट्रोजन ऐड करेंगे, ऑक्सीजन सल्फर छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 2। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको यही मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन। तो इसका DU2 आ गया। अब DU2 आया तो अब आप देखोगे DU2 आने के लिए आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकता है, या अपन बोलेंगे 2 रिंग हो सकती है। कंपाउंड में 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग और 2 रिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ओनली साइक्लिक बनाने हैं आपको, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस नहीं बनाने, जो साइक्लिक अरेंजमेंट। तो एक साइक्लो एल्कीन बनेगा और एक 2 रिंग वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बाईसाइक्लो अपन बोल सकते हैं। तो अब ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले जब भी साइकिल बनाना है हायर से स्टार्ट करना है, तो ये आपने 4 का साइकिल बनाया और इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो एक अरेंजमेंट ये बना। फिर अपन ऐसा बोलते हैं 3 का साइकिल बनाते हैं, एक साइड में निकाल देते हैं। अब ये कार्बन आपके पास है प्राइमरी, ये कार्बन है टर्शरी, ये कार्बन है सेकेंडरी और ये कार्बन है सेकेंडरी। तो डबल बॉन्ड बिटवीन प्राइमरी एंड टर्शरी, एक अरेंजमेंट ये बन जाएगा। एक इसमें अपन ऐसा अरेंजमेंट बना सकते हैं डबल बॉन्ड बिटवीन टर्शरी एंड सेकेंडरी, तो ऐसा अरेंजमेंट बन सकता है। और एक अरेंजमेंट ऐसा बना सकते हैं डबल बॉन्ड बिटवीन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी,
तो एक अरेंजमेंट आपके पास ऐसा बन जाए। तो ये जो साइक्लो एल्कीन डेरिवेटिव है ये आपके पास हो गए 4, और 2 रिंग वाला जो कंपाउंड आपके पास बनेगा इसको अपन बोलते हैं बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। तो टोटल नंबर ऑफ जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे आपके पास वो आंसर आ जाएगा आपके पास सी, 5 आपके पास बनेंगे। तो कभी भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो पहले डी निकालिए और उसमें देखिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपने से क्या कह रहा है। अगर इसमें बोलता कि टोटल नंबर ऑफ एल्काइंस कितनी बनेंगी, एल्काइंस, तो एल्काइंस में अपन 4 कार्बन की एल्काइन में एक 1 ब्यूटाइन बनाते, एक 2 ब्यूटाइन बनाते। टोटल नंबर ऑफ डाइन पूछता कि भाई डबल बॉन्ड के कितने केसेस हैं, और तो वो अपन देख सकते थे डबल बॉन्ड बिटवीन 1 और 2 लगाएंगे और एक डबल बॉन्ड बिटवीन 1 और 3 लगाएंगे, तो 2 केसेस बनेंगे इसमें डाइन के भी। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है एन एल्केन C6H14 on free radical chlorination gives only 3 structural isomers of monochloro derivative। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, गिव्स ओनली 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, गिव्स ओनली 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, तो कौन सी पॉसिबिलिटी होगी। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन हटा के Cl लगाना है और डिफरेंट आपको पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इसका स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं। ये जो कंपाउंड आपके पास होगा इसको अपन बोलते हैं 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ से हाइड्रोजन हटा के कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटी है Cl अटैच करने की। तो ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन प्राइमरी है और ये कार्बन प्राइमरी है। एक तो प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हटा के अपन Cl लगाएंगे तो एक अरेंजमेंट बनेगा। इसका कनेक्टिविटी डिफरेंट है, ये डिफरेंट प्राइमरी कार्बन है, तो एक P से रिप्लेस किया, एक P' से रिप्लेस किया और एक अपन सेकेंडरी से रिप्लेस करेंगे। हाइड्रोजन और Cl अटैच आपको करना है। और ये जो क्वाटनरी कार्बन है इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगा ही नहीं आपके पास। तो इसके 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनते हैं। अब इसके बाद आता है 3 मिथाइल पेंटेन, और 3 मिथाइल पेंटेन आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये 3 मिथाइल पेंटेन। और इससे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव की अपन बात करें तो ये कार्बन प्राइमरी और ये कार्बन प्राइमरी, तो इसको आपको बोलना है P'। और ये कार्बन है सेकेंडरी तो ये भी सेकेंडरी है, और ये जो कार्बन है ये टर्शरी, तो इसके अपन बोलेंगे P' S और T, इसके 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। और नॉर्मल हेक्सेन की जहां तक बात है CH3 CH2 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 और CH3, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है। तो ये कार्बन प्राइमरी है तो ये भी आपके पास प्राइमरी है, ये सेकेंडरी तो ये भी सेकेंडरी है, और ये S' है तो ये भी S' है। तो इसके भी आपने कहा 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। तो आंसर आपका इसके अंदर ए भी हो गया और सी भी हो गया, तो डी ऑप्शन जो होगा वो आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C3H6O। अब यहाँ पे देखिए C3H6O के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालने। तो सबसे पहले देखते हैं भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो इसका DU निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कार्बन के नंबर को डबल किया 6 हो गया, +2, जितनी हाइड्रोजन है वो लेस कर दिया, ऑक्सीजन आपको छोड़ देना है, डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे आपको गैस का जो DU होगा वो 1 होगा। आप ऐसा भी देख सकते हैं 3 कार्बन को सैचुरेट होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए 8, और आपके पास कितनी हाइड्रोजन है 6, और कभी भी 2 हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है तो फिर अपन बोलेंगे 1 डबल बॉन्ड होगा। 2 हाइड्रोजन डिक्रीज होगा तो 1 डबल बॉन्ड होगा। अब देखिए अगर किसी कंपाउंड में 1 डबल, एक उसका DU आ रहा है, अगर 1 DU आ रहा है तो क्या क्या हो सकता है, उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है और एक उसमें रिंग हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकता है। अब एक बात बोल सकते हो कि डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन,
ये डेरिवेटिव हो सकते हैं। अब जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओगे तो दो केसेस बनेंगे, एक आपके पास एल्डिहाइड बनेगा और एक अपन बोल देंगे कीटोन बनेगा। डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बोनाइल आपको बनाना है तो कार्बोनाइल के दो डेरिवेटिव होंगे, एक आपके पास एल्डिहाइड होगा और एक आपके पास कीटोन होगा। और अगर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन की बात होती है तो जब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आएगा तो ऑक्सीजन को अपन किससे अटैच करेंगे, सिंगल बॉन्ड से। और अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो दो ही केसेस होते हैं, एक एल्कोहल और एक ईथर। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्कोहल, और एक केस आपके पास आ गया अनसैचुरेटेड ईथर। तो देखिए चार अरेंजमेंट तो हमने बना दिए ओपन चेन के, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन, एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल, एक अनसैचुरेटेड ईथर। अब आपको रिंग के बनाने हैं। तो एक रिंग बनाने के बाद ऑक्सीजन रिंग से बाहर लगाएंगे तो अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीजन रिंग से अंदर लगाएंगे तो इपॉक्साइड बनेगा। तो यहाँ साइकिल के अंदर आप दो अरेंजमेंट बोल सकते हैं, एक को अपन बोल सकते हैं साइक्लिक अल्कोहल और दूसरा अरेंजमेंट आपके पास हो सकता है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक अल्कोहल एंड साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर को ही अपन क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड्स बोलते हैं। तो देखिए टोटल कितनी डिफरेंट कैटेगरीज हो गया, 6 हो गया। तो अब अपन वन बाय वन बनाते हैं। एक तो मैंने सबसे पहले ये एल्डिहाइड बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है। वो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन आएगा इसमें और एक ऑक्सीजन। फिर एक कीटोन का मेंबर बना दिया, ये कीटोन हो गया। तो कार्बोनाइल के दो डेरिवेटिव बना दिए, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल तो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ पे OH लगाया, इधर OH लगाऊंगा, एक पॉसिबिलिटी। इस OH को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो एक और डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगा, और इस OH को अगर मैं सैचुरेटेड कार्बन से अटैच करूंगा तो एक और अरेंजमेंट बनेगा। तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल के टोटल कंपाउंड जो बनेंगे वो आपके पास 3 होंगे। कभी वो कहता है भाई स्टेबल अनसैचुरेटेड अल्कोहल, स्टेबल अनसैचुरेटेड अल्कोहल। तो स्टेबल का मतलब है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उसी से OH ग्रुप अटैच है, जिसको अपन कैसी फॉर्म बोलते हैं, इनॉलिक फॉर्म। ये 99.9% यहाँ पे किस में चेंज हो जाता है, कीटो में। तो अगर स्टेबल इनॉलिक फॉर्म की बात होगी तो ये जहां पे अगर स्टेबल अनसैचुरेटेड अल्कोहल की बात करेगा तो ये इनॉलिक फॉर्म जो है, इनॉलिक फॉर्म में भी किसकी बात कर रहा हूं, जिस कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसी से OH ग्रुप अटैच है। तो यहाँ तो ऐसी कोई हमने स्टेबल अनस्टेबल की बात की नहीं है, टोटल स्ट्रक्चर्स की बात है। अब अपन बनाएंगे अनसैचुरेटेड ईथर, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड ईथर, मिथाइल विनाइल ईथर। अब इसके बाद हम रिंग के कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये 3 का साइकिल बनाया मैंने और कहीं भी OH लगाया। अब ऑक्सीजन जब साइकिल के अंदर लगाऊंगा तो इपॉक्साइड बनेगा। तो इपॉक्सी रिंग बिटवीन 1 एंड 2, और एक आप बोलोगे इपॉक्सी रिंग बिटवीन 1 एंड 3। तो अगर टोटल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की बात है तो काउंट करते हैं, एक एल्डिहाइड हो गया, एक कीटोन 2 हो गए, 3 आपके पास हो गए अनसैचुरेटेड अल्कोहल, तो 5 अनसैचुरेटेड ईथर, 6 हो गया, और ये साइक्लिक अल्कोहल 7 और 2 इपॉक्साइड है। तो इसका टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं, 5th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब या तो कार्बन चेन में डिफरेंस है, या फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन में डिफरेंस आपको नजर आएगा। बस एक बात याद रखना, जब भी कोई पोजीशन आइसोमर्स होते हैं उसमें कार्बन चेन सेम होता है। जब भी आप किसी को बोलोगे कि पोजीशन आइसोमर्स है तो उसमें आप चेक कीजिए कार्बन चेन सेम है या नहीं। अगर कार्बन चेन में ही डिफरेंस आ रहा है तो वो कैसे आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। और जो कंपाउंड फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं आपस में, वो याद रखना कभी भी चेन पोजीशन नहीं होते। जो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं वो कभी भी चेन पोजीशन नहीं होते। तो जब भी आपको चेक करना होता है तो फर्स्ट अपन देखते हैं भाई क्या फंक्शनल है तो ठीक है, अगर फंक्शनल नहीं है
तो चेक करते हैं मेटोमेरिज्म। मेटोमेरिज्म है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप देखोगे उसमें चेन, पोजीशन और रिंग चेन। तो या तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल देखना है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड नॉर्मल पेंटेन, तो स्ट्रक्चर बनाया आपने, ये आपके पास हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन और नॉर्मल पेंटेन। तो ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, एक में आपके पास 4 का चेन है और 5 का चेन है, तो इन दोनों में जो आइसोमेरिज्म होगा वो आपके पास चेन आइसोमर्स होगा। प्रोपाइल क्लोराइड एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, एक आपके पास है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड और एक है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो चेन इसमें सेम है, आईयूपैक से ही आपको नंबरिंग करना है। एक में Cl1 नंबर पे है, एक में Cl2 नंबर पे है, हेलोजन की पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। तो इन दोनों में जो आइसोमेरिज्म होगा वो आपने का पोजीशन, पोजीशन कभी भी चेक करेंगे तो कार्बन चेन सेम होना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है 2 क्लोरोहेक्सेन एंड 3 क्लोरोहेक्सेन, तो दिख ही रहा है आपको, हेक्सेन में एक आपने 6 कार्बन में एक 2 पे Cl लगा दिया, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, और एक आपने 3 पे Cl लगा दिया, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ 2 पे Cl और 3 पे Cl कैसे आइसोमर्स हो जाएंगे, ये भी आपके पास पोजीशन आइसोमर्स हो। तो सभी अपन इसमें जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C4H9O C4H9। तो देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करूं तो ROR मीन्स ईथर है, और आपको ऐसे ईथर की बात कर रहा है ये कि इस साइड भी 4 होने चाहिए और इस साइड भी 4 होने चाहिए। तो जो C4H9 होता है वो आपके पास होता है ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। और जो नंबर ऑफ ब्यूटाइल होते हैं वो अपन बोलते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक आइसो होता है नंबर ऑफ ब्यूटाइल, एक सेकेंडरी होता है और एक अपन बोलते हैं टर्शरी होता है। टोटल नंबर ऑफ ब्यूटाइल 4 होते हैं। तो आप ऐसा सोचोगे कि भाई यहाँ पे इस साइड अपन अगर नॉर्मल ले लेते और ओ, तो यहाँ पे आपने कहा नॉर्मल भी हो सकता है, आइसो भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। नॉर्मल 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 आइसो, नॉर्मल सेकेंडरी, नॉर्मल टर्शरी, तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन गया वो आपके पास है 4। अब अगर इस साइड में आइसो लेता हूँ, इधर मैं आइसो लेता हूँ वन साइडेड, तो फिर आपने कहा यहाँ नॉर्मल होगा, आइसो होगा, सेकेंडरी होगा और टर्शरी होगा। नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी। अब देखिए ऊपर मैंने एक साइड नॉर्मल और एक साइड आइसो लिया हुआ है, और यहाँ मैं एक साइड आइसो और एक साइड नॉर्मल, तो ये कॉमन आ गए। तो यहाँ से ये आपने का हटा दीजिए तो आपके पास 3 बनेंगे। और जब आप एक साइड सेकेंडरी लेंगे तो आप देखेंगे 2 कॉमन आएंगे, 2 ऑप्शन कॉमन आएंगे तो 2 बनेंगे। और जब एक बार आप साइड में टर्शरी लेंगे तो 3 कॉमन आएंगे तो ये 1 बनेगा। तो आपके पास 4 + 3 + 2 + 1, तो यहाँ जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। इसके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की जो बात है वो आपके पास 10 बने। तो देखिए जैसे मैंने आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया कि C5H11 C डबल बॉन्ड हो C5H11, भाई इसके कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो ये क्या है, देखिए कीटोन है, ये कीटोन है आपके पास। ऐसे कीटोन की बात कर रहे हैं कि इधर भी 5 बने उधर भी 5 बने, दोनों साइड 5-5 कार्बन हो। अब C5H11 क्या होता है, पेंटाइल। और नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था, नॉर्मल नंबर ऑफ पेंटाइल कितने होते हैं आपके पास, 8। तो आप बोलोगे अगर इधर नॉर्मल रखेंगे और C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट आपके पास 8 बनेंगे। फिर एक एक आपने का कॉमन आता जाएगा, तो यहाँ फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर आपके पास 4 + 3 + 2 + 1, इन सबको अपन ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आपने कहा फर्स्ट 4 बने, फिर देन 3 बने, फिर 2 बने, फिर 1 बने, और इनको आपको ऐड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 ओनली स्ट्रक्चरल।
तो कार्बोनाइल का मतलब आपको कैसे डेरिवेटिव बनाने, जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ होगा। और अगर सी डबल बॉन्ड ओ की बात है तो दो डेरिवेटिव होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप आएगा, COH। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूलाज में से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपने लेस किया, और अगर ऐसा किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, C5H11। और C5H11 क्या होता है, पेंटाइल। और नंबर ऑफ पेंटाइल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो अगर कोई एल्डिहाइड की ओनली बात करेगा तो अपन बोल देंगे 8 आंसर होगा। अब आपको कीटोन बनाना है। कीटोन में एक साइड आपने 1 कार्बन रखा तो सी डबल बॉन्ड हो, तो दूसरे साइड टोटल 6 है तो दूसरी साइड 4 आएगा। C4 क्या होता है, ब्यूटाइल। नंबर ऑफ ब्यूटाइल कितने होते हैं, 4 होंगे। फिर एक साइड आपने कहा भाई 2 कार्बन रखेंगे, इथाइल रखेंगे, तो यहाँ पे आपने कहा 3 कार्बन रखते हैं, प्रोपाइल। और नंबर ऑफ प्रोपाइल कितने होते हैं, 2। तो अगर कीटोन की बात करेगा तो 6, और यहाँ पे एल्डिहाइड की बात जो कर रहा है 8, और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की बात कर रहा है। इसमें कंपाउंड है जो स्टीरियो भी शो करेंगे, जिनमें कायरल कार्बन होगा, तो उसकी बात नहीं है, ओनली स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं। तो 8 + 6 आपके पास जो आंसर आएगा वो 14 आ जाएगा। अब देखिए 8th क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियो। तो देखिए यहाँ स्टीरियो का भी क्वेश्चन आ गया। स्ट्रक्चरल के क्वेश्चन तो अभी अपन देख ही रहे थे। एज एयर फॉर डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियो आपको बनाने हैं डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो पहले तो ये देखिए भाई, मैंने ऐसा नहीं दिया आपको कि 1,1 डाइमिथाइल की 1,2 डाइमिथाइल की 1,3 डाइमिथाइल। तो आपको सारे डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन कंसीडर करने हैं। तो आपके पास कितने डेरिवेटिव होंगे, एक तो अपन बोलेंगे ये 1,1 डाइमिथाइल, अरेंजमेंट हो गया 1,1 डाइमिथाइल। एक अरेंजमेंट आपके पास हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल, वो दिखने में कुछ ऐसा होगा। और एक अरेंजमेंट आपके पास हो जाएगा 1,3 डाइमिथाइल। अब इसमें स्टीरियो भी देखना है। तो अगर मैं 1,1 डाइमिथाइल में देखता हूं कि क्या कोई ज्योमेट्रिकल का सेंटर है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होते थे, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन। और जब साइक्लो एल्केन की बात होती थी तो हम बोलते थे साइक्लो एल्केन में रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होता है, और एटलीस्ट 2 कार्बन, 2 sp3 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिन पे कैसे ग्रुप लगे हों, डिफरेंट। कम से कम 2 sp3 कार्बन हो जिन पे डिफरेंट ग्रुप लगा है, तो ये कंपाउंड जो होता था वो जीआई का सेंटर होता था। तो देखिए साइकिल में रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन तो है, लेकिन आप देख रहे हैं फर्स्ट अगर इसको मैं 1 नंबर का कार्बन बोलूं तो इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप सेम लगे हुए हैं, इसके स्पेस में डिफरेंट प्रेजेंटेशन नहीं बनेंगे। और इधर फिर एच और एच लगा हुआ है, इधर भी एच और एच है और यहाँ भी एच और एच, तो इसमें स्टीरियो से रिलेटेड कोई बात नहीं है। तो स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग इसका अपन एक ही काउंट करेंगे। अब 1,2 डाइमिथाइल में इधर आपने कहा ये एच है और ये आपके पास एच है, तो यहाँ पे बोलेंगे एक ये sp3 है जिसपे डिफरेंट ग्रुप है, और एक ये sp3 है जिसपे डिफरेंट ग्रुप है, और सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, तो आपके पास अरेंजमेंट बनेगा सिस। और सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड तो अपन क्या बोल देंगे, ट्रांस। तो 2 अरेंजमेंट तो हो गए। अब इसमें ये कायरल सेंटर भी आ रहा है, ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन, और जैसे ही कायरल कार्बन है तो यहाँ पे अपन मिरर इमेज की भी बात करते हैं, तो सिस का भी मिरर इमेज लेंगे और यहाँ पे अपन ट्रांस का भी मिरर इमेज लेंगे। जब आप सिस बनाओगे, सिस का मतलब दोनों मिथाइल सेम साइड में है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो सिस के अंदर आपने कहा यहाँ से अगर प्लेन गिरा दूंगा तो 2 सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सिस के अंदर पीओएस होगा। कंपाउंड में कायरल कार्बन तो है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते थे, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते थे ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो यहाँ पे आपके पास ये जो सिस है इसका जो मिरर इमेज होगा वो सुपर इम्पॉसिबल होगा। तो सिस का मिरर इमेज तो मैं काउंट कर नहीं सकता, एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, तो अपन सिस लेंगे, इसका मिरर इमेज नहीं गिनना, तो ये एक हो गया। और ट्रांस और इसका मिरर इमेज ये 2 ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। जो सिस है उसी को ही मैं क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ मीजो बोलने वाला हूँ। सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन या मीजो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन एक ही बात है। और ये ट्रांस
और इसका मिरर इमेज, ये एक पेयर ऑफ एनेंशियोमर हो जाएगा, या एनेंशियोमर्स की बात होगी तो दो हो जाएंगे, तो दो ऑप्टिकली एक्टिव और एक मीजो, तो ये आपके पास इसके टोटल अरेंजमेंट 3 बनेंगे। और अगर आपको ऐसा नहीं करना, आपको तो फॉर्मूले से अगर करना है क्वेश्चन, तो आप दे सकते हैं ये दो कायरल सेंटर है, तो n बराबर आपके पास 2 है, तो इवन वाला आपने केस पढ़ा होगा, 2n-1 जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, 2n/2-1 जो होता है वो मीजो होता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव एक मीजो, टोटल आपके पास 3 बनेगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड वाले में देखेंगे 1,3 डाइमिथाइल, तो जीआई का सेंटर तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, तो सिस और अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस, तो सिस और ट्रांस तो हो गया। अब इसमें कायरल सेंटर नहीं है, इस कार्बन पे अपन देखते हैं एक साइड H है, एक साइड CH3 है, और अगर दोनों साइड सेम ग्रुप लगे हुए हैं, ऐसे इस कार्बन में भी देखेंगे H और CH3 इधर जाएं या इधर जाएं, दोनों साइड आपको सेम ग्रुप मिल रहे हैं, तो इसमें कायरल सेंटर नहीं है, तो जब कायरल सेंटर ही नहीं है तो मिरर इमेज की तो बात ही नहीं करने वाले अपन, तो यहाँ आप दो ही काउंट करोगे, दो ही काउंट करेंगे, तो 3+2 और +1, तो आंसर आपके पास इसमें जो आएगा वो 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है अमंग द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, ये देखिए टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन है, और टॉटोमेरिज्म में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो दो तरह का क्वेश्चन होता है, एक तो आपको 4 कंपाउंड्स देके पूछ लेगा कि भाई कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा या कौन नहीं करेगा, ये भी स्ट्रक्चरल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक ये बात हो सकती है कि साहब इनॉल कंटेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, जिसमें 1,3 डाई कार्बोनाइल को भी आपको देखना पड़ेगा, 1,3 डाई कार्बोनाइल में इनॉल कंटेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड का इनॉल बनाता हूं, तो जब मैं फर्स्ट का इनॉल बनाऊंगा तो कुछ ऐसा इनॉल बनेगा, यहाँ पे आप अल्फा H जो है वो ऑक्सीजन पे लगाएंगे और डबल बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के बीच में सेट करेंगे, तो ये इनॉलिक फॉर्म बन जाएगा आपका फर्स्ट का। और अगर सेकंड के इनॉलिक फॉर्म की बात है, तो सेकंड का इनॉलिक फॉर्म अपन कुछ ऐसा बना देंगे, यह इनॉलिक फॉर्म आपके पास सेकंड होगा। और थर्ड कंपाउंड का आपको इनॉलिक फॉर्म बनाना है, तो वो आपके पास कुछ ऐसा बन जाता है, इसका इनॉलिक फॉर्म यहाँ आ गया OH और यहाँ आ गया आपके पास डबल बॉन्ड, ये थर्ड का इनॉल। अब यहाँ आप देखेंगे इस रिंग के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड आपके पास हो गया एंटी एरोमेटिक, हाईली क्या होते हैं ये, अनस्टेबल, तो थर्ड की स्टेबिलिटी तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। और यहाँ पे अपन देखेंगे कुछ एंगल स्टेन होगा, क्योंकि 4 की साइकिल में ये जो कार्बन है ये कैसा हाइब्रिडाइज आपको दिख रहा है, ये वाला sp2, और sp2 का जो बॉन्ड एंगल है, sp2 का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री, 90 डिग्री, sp2 का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री, और हमने यहाँ कितना किया हुआ है 90 डिग्री, हमने 90 डिग्री कर रखा है, तो यहाँ लगभग लगभग आप बोल सकते हो 30 डिग्री का क्या है, एंगल स्टेन है, 30 डिग्री का इसमें एंगल स्टेन है, तो इसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो होगा वो सेकंड से क्या होगा, कम होगा, तो सबसे मोर स्टेबल आपने कहा सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, थर्ड वाला लीस्ट स्टेबल ड्यू टू एंटी एरोमेटिक, और फर्स्ट वाला जो होगा वो आपने कहा एंगल स्टेन की वजह से हो गया, तो सबसे मोर स्टेबल जो होगा वो आपके पास सेकंड होगा। तो देखिए टॉटोमेरिज्म में से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो एक तो इनॉल कंटेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात होती है, और एक क्वेश्चन की बात जो होती है कि भाई कौन कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए टॉटोमेरिज्म में एक बेसिक फंडामेंटल आपको याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो आप क्या देखेंगे, जैसे मैंने आपको ये कंपाउंड दिया, ये CH3 है और ये CH2 है और ये COH, और मैं पूछता हूं आपसे ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो आप देखिए इस कंपाउंड में से प्रोटॉन निकालिए, H+ निकालिए,
जब आप H प्लस निकालोगे तो जिस भी एटम से आप H प्लस निकालोगे, जरूरी नहीं है वो कार्बन होगा, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, उस एटम पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और वो नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होकर ऑक्सीजन पर आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो कंपाउंड जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। जो भी कंपाउंड मैंने आपको दिया हुआ है, क्या निकालो, प्रोटॉन निकालो। प्रोटॉन निकालेंगे, एटम पे नेगेटिव लगाएंगे, वो नेगेटिव चार्ज आपने कहा डीलोकेलाइज होकर ऑक्सीजन पे आना चाहिए। तो यहां से अगर अपन देखें, अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन से प्रोटॉन निकाला तो कार्बन पे नेगेटिव आया, और नेगेटिव के अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, तो आपने कहा ये डीलोकेलाइज होके नेगेटिव टहलता हुआ ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने कहा ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। मैंने आपको ऐसा कंपाउंड दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और COH, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा? अल्फा पे तो यहाँ भी H है, तो अगर मैं यहाँ से अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ और यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दूं, तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है, ये परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं आ सकता, तो ये कंपाउंड जो है वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस तरह के ऑप्शन आपको वो देगा। जैसे मैंने आपको ये कंपाउंड दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH और COH, और मैंने कहा भाई ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, यहाँ पे ये एल्डिहाइड है लास्ट में, ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो आप देखिए ये जो अल्फा H निकालेंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव लगाएंगे तो डबल बॉन्डेड एटम पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन आप इस एटम को देखिए, अगर यहां से आप H रिप्लेस करके इस कार्बन पे नेगेटिव लगाते, तो यहां से नेगेटिव के अल्ट्रानेट पे पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के अल्ट्रानेट पे पाई बॉन्ड, तो यहां से नेगेटिव इधर जाएगा, ये आगे जाएगा, यहां से पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज जो आपने CS कॉर्नर वाले कार्बन पे लगाया है, ये टहलता टहलता ऑक्सीजन पे जाएगा, तो ये कंपाउंड अपन बोलेंगे टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब जरूरी नहीं है कार्बन ही होना चाहिए, कोई और एटम भी हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको ऐसा कोई अरेंजमेंट दिया, ये N है और ये H है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब मैंने कहा क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा? आप देखिए यहां से जब H प्लस निकलेगा, जो बेस निकालेगा, ये H प्लस निकालना है, इस एटम पे नेगेटिव लगाया, आप देखिए नेगेटिव के अल्ट्रानेट पे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के अल्ट्रानेट पे पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज घूमता घूमता ऑक्सीजन पे जाएगा, तो ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आपको ऐसा दिया, अब आप यहाँ कहीं से भी प्रोटॉन निकाल लीजिए, डबल बॉन्डेड एटम पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं होगा, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और अगर मैंने आपको ये ऐसा क्वेश्चन दिया, ये ऐसा क्वेश्चन दिया, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, यहाँ से जब आप H प्लस निकालोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होके ऑक्सीजन पे आएगा, तो कंपाउंड आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कभी देखिए कोई ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, इस पे कोई क्वेश्चन आपको दे सकता है इस तरह का, ये डबल बॉन्ड हो और यहां से अल्फा से मैंने दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए, अब यहाँ पे एक H है, अगर मैं यहाँ से H प्लस निकाल के यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाता हूँ, तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये आएगा तो यहाँ पाई बॉन्ड क्रिएट होगा, और पाई बॉन्ड क्रिएट होते ही अपन बोलेंगे इसको प्लेनर होना चाहिए, लेकिन जो बाईसाइक्लो कंपाउंड है वो कभी भी प्लेनर नहीं होते। तो आपको पता होगा ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, तो और यहाँ से अल्फा से मैंने सारी हाइड्रोजन रिप्लेस कर रखी है, तो इस तरह का कंपाउंड भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो टॉटोमेरिज्म में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इस आप कंपाउंड शो करेगा या नहीं करेगा, तो आप प्रोटॉन निकालो, एनायन बनाओ, वो नेगेटिव देखिए डीलोकेलाइज होके ऑक्सीजन पे आ रहा है या नहीं। और एक दूसरा क्वेश्चन होता है इनॉल कंटेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में देखिए जो आइसोमर्स होते हैं सेस और ट्रांस, तो उनकी पोलरिटी में डिफरेंस होता है, डाइपोल मोमेंट में डिफरेंस होता है, और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोलरिटी, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर।
जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वाटर में पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होंगी। और एक जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैकिंग के। जितना पैकिंग अच्छा होगा, जितना लैटिस स्ट्रांग बनेगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए तो अपन बोलते हैं भाई ट्रांस की जो पैकिंग है वो सिस से अच्छा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। अब आपको देखना है इन कंपाउंड्स का डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट से ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट तो पैकिंग से चलेगा, ट्रांस इज ग्रेटर देन सिक्स। तो एक ऑप्शन तो देखिए मैंने आपको ये दे रखा है सी डबल बॉन्ड सी, ये एच है और ये एच है, और इधर बी आर है, और ये आपके पास है सी एच थ्री। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये सीबीआर बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट बी आर की तरफ जाएगा, और ये कार्बन है sp2, इस कार्बन को अपन बोलेंगे sp2, ये है sp3। sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन sp2 की तरफ रहेगा, और दोनों सेम साइड में है तो कहीं यहाँ चले जाए, राइट। ये आपके पास हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है, तो ये जो फॉर्म है आपके पास ये ट्रांस फॉर्म है। और दूसरा जो मैंने आपको सिस फॉर्म दे रखा है, ये आपके पास है बी आर और ये सी एच थ्री, ये सिस फॉर्म है। इधर आपने कहा बी आर की तरफ जाएगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इधर आपने कहा sp2 की तरफ जाएगा। और कुछ रिजल्टेंट इसका जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इनकी डायरेक्शन एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ लेस होके रिजल्टेंट आएगा। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट का जो ऑर्डर आ रहा है वो ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, ट्रांस में सेम साइड में और सिस में अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में अगर इक्वल और अपोजिट होगा तो अपन जीरो ही बोल देते हैं, तो यहाँ सिस का भी म्यू नॉन जीरो होगा, लेकिन ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, तो इसका मतलब ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो ट्रांस का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ट्रांस आपके पास है फर्स्ट, तो बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट फर्स्ट का ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी फर्स्ट का ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी ट्रांस का ज्यादा, और स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी भी ट्रांस की ज्यादा होगी। तो सभी के लिए आंसर जो आएगा वो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड का मतलब थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपके पास ये करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स व्हेन एल्केन हैविंग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। एक चीज उसने फिक्स कर दिया, ये जो डबल बॉन्ड है इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ट्रांस है। इसको आप सिस नहीं ले सकते, ये ट्रांस है, तो इसका एक ही प्रेजेंटेशन काउंट करना है अपने को। अब देखिए और क्या हो सकता है साहब, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है तो इसके दो प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, ये आर हो सकता है, ये एस हो सकता है, ये डेक्स्ट्रो हो सकता है, लिबो हो सकता है। ये आपने कहा कायरल सेंटर है, ये वाला भी कायरल सेंटर है, और इसके प्रेजेंटेशन भी अपन बोल सकते हैं, दो हो सकते हैं, एक आर एस बोल सकते हैं या डेक्स्ट्रो लिबो बोल सकते हैं। तो आपने कहा जो अरेंजमेंट आपके पास होगा वो 2 × 2 × 1, 2 × 2 × 1, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4। अगर ये बात ट्रांस वर्ड यहाँ पे नहीं लगाता तो मैं इस सी डबल बॉन्ड सी को भी ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलता, और ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलता तो मैं ये भी बोल सकता था कि ये जो डबल बॉन्ड है ये भी सिस हो सकता है और ट्रांस हो सकता है। तब हमारा आंसर 2 × 2 × 2 ये आपके पास जो आएगा वो 8 हो जाए। उस केस में जो अपना आंसर आएगा अगर ये डबल बॉन्ड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हमसे नहीं बोलता तो आपके पास थ्री थ्री जो है एन की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आपके पास यहाँ 3 होगी। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो आप या तो ये 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 8 आएगा, या 2 × 2 × 2 करोगे तो भी आपके पास 8 है। तो यहाँ अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर एनेंशोमर्स। एनेंशोमर्स, तो एनेंशोमर्स में क्या होता है, एनेंशोमर पेयर किसको बोलते हैं अपन, ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज,
पीजो किस तरह के कंपाउंड होते हैं? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते उनको अपन बोलते हैं पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। जो मिरर इमेज नहीं होंगे वो पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। तो देखिए फिशर प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ है फर्स्ट के अंदर, और कार्बन चेन वर्टिकल पे लगा हुआ है यहाँ पे, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अगर यहाँ बीच में मिरर लगाओगे तो आप देखोगे ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, तो ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स होंगे। ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स होंगे। तो आंसर तो आपका फर्स्ट आ गया। अब बाकी अपन देखें, अगर मैं इन दोनों के बीच में मिरर लगाता हूँ, वर्टिकल पे कार्बन चेन है, दोनों में वर्टिकल पे कार्बन चेन है, और अगर अब आप चेक करेंगे तो ये मिरर इमेज नहीं है, तो सेकंड वाला पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स हो जाएगा। इसमें भी ऐसा ही है, वर्टिकल पे कार्बन चेन लगा हुआ है और ये आप देख रहे हैं मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स हो जाएगा। और इसमें भी अगर अपन देखते हैं ये भी आपके पास पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स बनेगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस पेंटेन टू ऑल। ये देखिए आर एस नॉमनक्लेचर होता है। जैसे आपको मालूम है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो नॉमनक्लेचर अपन यूज में लेते हैं वो सिस ट्रांस होता है, या इजेड होता है, या आपके पास सिन और एंटी होता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जो नॉमनक्लेचर चलता है वो कैपिटल डी कैपिटल एल चलता है, एक डीएल नॉमनक्लेचर। एक डेक्स्ट्रोलीवो को अपने को कैपिटल डी और कैपिटल एल से रिलेट नहीं करना। डेक्स्ट्रोलीवो एक्सपेरिमेंटल है, वो अपन मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते। तो उस मॉलिक्यूल को पॉलिरीमीटर में डालेंगे, अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो लीवो। वो एक्सपेरिमेंटल है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर एक चलता है डेक्स्ट्रो, सॉरी, कैपिटल डी कैपिटल एल नॉमनक्लेचर। एक होता है इरिथ्रोथ्रियो सिस्टम, टू कायरल सेंटर के लिए होता है, और एक आपके पास आर एस नॉमनक्लेचर। तो यहाँ पे आपसे आर एस नॉमनक्लेचर में एस पेंटेन टू ऑल। तो पहले तो देखिए भाई, फर्स्ट में तो ऊपर 2 कार्बन है तो 3 पे ऑल लगा हुआ है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसका नाम ही पेंटेन 3 ऑल है। और अगर मैं बी ऑप्शन को देखता हूं तो मैं नंबर दूंगा ये 1 2 3 4। तो बी का आयुपैक में जो नेम होगा वो ब्यूटेन 2 ऑल होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब इसके अंदर इसको अपन देखते हैं, ये 1 2 3 4 और 5 पेंटेन 3 ऑल है, पेंटेन 2 ऑल है। अब इसमें आर एस नॉमनक्लेचर देखना है। तो इस ओ OH को तो आपने 1 प्रायोरिटी दे दिया, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हाई प्रायोरिटी मिलेगा। ये कार्बन कार्बन और ये भी कार्बन है। फिर नेक्स्ट कंसीडर सेकेंड वन, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। तो ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे कार्बन है, इसको सेकेंड प्रायोरिटी मिल जाएगा, इसको फर्स्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये 1 2 3 4 दे दिया, और 1 से जाएंगे 2 और 2 से जाएंगे 3, और ये क्लॉकवाइज आ रहा है और लोएस्ट वाला वर्टिकल पे नहीं है, तो इसको मैं एस बोलूँ। तो ये एस हो गया। तो आंसर तो आपका ये सी आ जाएगा। अब डी को चेक करें, ओ OH को 1 प्रायोरिटी, ये भी 2 पेंटेन, पेंटेन 2 ऑल है, और इसको हमने बोला 2 प्रायोरिटी, और ये आपके पास 3, और ये हाइड्रोजन जो होगा ये आपके पास 4 होगा। तो 1 से जा रहे हैं 2 और 2 से जा रहे हैं 3 पर, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और लोएस्ट वाला या तो वर्टिकल पे लाएं इसको रोटेट करके, और नहीं तो आप देखिए लोएस्ट वाला वर्टिकल पे नहीं है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आर होगा। तो हमें एस चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको ये कंपाउंड दिए हुए हैं और इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम ये कुछ तरह के क्वेश्चन आर एस नॉमनक्लेचर से ही करते हैं। तो मैंने आपको जो फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, इसमें टॉप पे ये इस कार्बन की अपन बात कर रहे हैं। इस कार्बन को पहले नोटिस कर लेते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी कौन आ गया, आई, इसको 1 दे दिया। फ्लोरीन को सेकंड दे दिया। इसके बाद ये जो कार्बन है, ये जो अटैच है यहाँ पे, इसको मैंने दे दिया थर्ड, और यहाँ जो हाइड्रोजन है इसको दिया फोर्थ। और 1 से जा रहे हैं 2 और 2 से जा रहे हैं 3। ये आपके पास जा रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है,
और लोएस्ट वाला वर्टिकल पे नहीं है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने एस दे दिया। फर्स्ट में नीचे वाले कार्बन को अपन देखें अगर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बी आर को नंबर दोगे फर्स्ट प्रायोरिटी, सी एल को दोगे सेकंड प्रायोरिटी, फिर ऊपर कार्बन से आई अटैच है तो इसको अपन दे देंगे थर्ड प्रायोरिटी, और ये सी एच थ्री वाला फोर्थ हो गया। और यहाँ पे भी आपने कहा 1 से जा रहे हैं 2 पे और 2 से जा रहे हैं 3 पे, और ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और लोवेस्ट वाला वर्टिकल पे नहीं है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, आर बोल देंगे। अब देखिए जब नेक्स्ट को करेंगे, नेक्स्ट में ऊपर वाला सेकंड के अंदर ऊपर वाले कार्बन में आप बी आर को दोगे फर्स्ट प्रायोरिटी, सी एल को दोगे सेकंड, इसको दे देंगे थर्ड, और हाइड्रोजन को सी एच थ्री को देंगे अपन फोर्थ। तो 1 से 2 और 2 से 3 पे, और ये आपके पास कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और लोएस्ट वाला वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, ये आर हो गया। और लास्ट इसके अंदर आई को आपने दे दिया 1 प्रायोरिटी और एफ को आपने दिया 2, हाइड्रोजन को दिया 4, और ऊपर कार्बन जो है उसको आपने दे दिया थर्ड। तो यहाँ 1 से गए 2 और 2 से गए 3 पे, और ये भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है और लोएस्ट वाला वर्टिकल पे नहीं है, तो इसको भी मैं बोलने वाला हूं आर। अब देखिए इसमें एक बात और है, जब आप कंपैरिजन करोगे ना, तो ऊपर वाला जो कार्बन है उसको मैंने ये डॉट से दिखाया है, तो ऊपर वाले फर्स्ट में ऊपर वाले कार्बन पे आई एफ और एच लगा है, तो इसका सेकंड वाले में ये वाला कार्बन होगा जिसपे आई एफ और एच लगा हुआ है, तो ऊपर वाला आर एस है तो नीचे वाला आर है, तो ये तो मिरर इमेज हो रहे हैं। लेकिन अगर अपन इस वाले कार्बन को देखें जिसपे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, स्टार बना रहा हूँ, ये भी आर है और ये भी आर है, तो इसका मतलब ये मिरर इमेज नहीं है। आर की मिरर इमेज हमेशा एस बनेगा, एस का मिरर इमेज हमेशा आर बनेगा, और जो मिरर इमेज नहीं होते उनको अपन क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये मिरर इमेज नहीं है, तो पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स होंगे। हाँ अगर ऐसा होता, एक आ रहा है एस और एस वाला आर में और आर वाला एस में चेंज हो रहा है, तो उसको अपन बोल देंगे पेयर ऑफ एनेंशोमर्स। और अगर सेम आता है तब आपके पास क्या होता है, होमोमर्स। तो अगर किसी कंपाउंड में वन कायरल सेंटर है, किसी कंपाउंड में वन कायरल सेंटर है और उसके बीच में रिलेशन की बात होगी, तो दो ही रिलेशन होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में वन कायरल सेंटर है तो दो ही रिलेशन की बात कर सकता है वो। अगर मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला आर है और इसका कॉन्फ़िगरेशन एस आ गया, या एस दिया है आर आ गया, एस है पहला वाला दूसरा आर आ गया, तब अपन बोलते हैं पेयर ऑफ एनेंशोमर्स। और अगर ये भी आर है और ये भी आर ही आ गया, या एस है तो ये भी एस आ गया, तो होमोमर, आइडेंटिकल। तो अगर किसी कंपाउंड में वन कायरल सेंटर है तो दो ही रिलेशन की बात होगी, या तो वो एनेंशोमर्स होंगे या फिर वो होमोमर्स होंगे। और अगर दो से ज्यादा कायरल सेंटर है तो एनेंशोमर्स भी हो सकते हैं, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स भी हो सकते हैं, और आइडेंटिकल होमोमोलिक्यूल भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कह रहे थे मेजर प्रोडक्ट स्टर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए एक एसिड है और एक एसिड और एक एल्कोहल है। सॉरी, एक एसिड और एक एल्कोहल है, और ये जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये स्टर का फॉर्मेशन होगा। अब इस स्टर पे वो बात कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सिंगल स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव। और ये जो कायरल सेंटर मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, ये कायरल सेंटर है और इधर ये कायरल सेंटर, और ये कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, जो भी उसने दिया हुआ है वो फिक्स है, या तो आर है या एस है। और ऐसे ही एल्कोहल में या तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा या एस, आपको कोई निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जब स्टेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है तो इस कायरल कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। ये जो कायरल कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा। अगर आर है तो ये आर ही होगा आगे स्टर में भी, और एल्कोहल अगर एस है तो एस ही होगा। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, सिंगल स्टीरियो आइसोमर्स ही बनेगा। सेकेंड आपसे कह रहा है मिक्सचर ऑफ डाई स्टीरियो आइसोमर्स, नहीं, ठीक है, ये रेसिमिक मिक्सचर की कोई बात ही नहीं है।
ए मिक्सचर ऑफ 4 स्टीरियो आइसोमर्स, कोई बात नहीं है। हाँ, अगर ये वाला कार्बन जो है वो मैं पैक कर देता, पैक का मतलब मेरे को ये नहीं पता होता कि साहब ये आर है या एस है, मैं इस तरह से आपको कोई एसिड देता कि मैंने ये CH3 लगा दिया, ये CH लगा दिया, ब्रैकेट में D लगा दिया और C OH। अब ये ऐसा मैं अरेंजमेंट देता, और ऐसे ही मैं आपको ये अल्कोहल भी पैक कर देता इस तरह से कि साहब ये CH है और ये यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है। अब आपने कहा ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है तो ये दो हो सकता है, ये आर भी हो सकता है, ये एस भी हो सकता है। ये कायरल सेंटर है तो ये भी दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, आर और एस होता है। अब जो स्टर बनेगा, अब जो स्टर बनेगा तो अपन उसको बोलेंगे कि साहब वो आर आर हो सकता है, आर एस हो सकता है, एस आर हो सकता है, एस एस हो सकता है, तो चार प्रेजेंटेशन बनेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो उसने कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया, तो आपको एक ही स्टर मिलेगा, तो आंसर आपके पास फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव सिंगल स्टर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल। तो कायरल में देखिए आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है कि साहब कहाँ पीओएस है और कहाँ पीओएस नहीं है। तो फर्स्ट देखिए ए के अंदर ऑड स्पाइरेन है, ऑड स्पाइरेन आपको वैसे भी मालूम होगा, ऑड स्पाइरेन कोई है और कॉर्नर पे डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो वो जीआई का सेंटर होता है, वो ओआई का सेंटर नहीं होता, वो कायरल नहीं होता। या आप यहाँ देखना चाहते हैं तो ये अगर फर्स्ट वाला रिंग वाई प्लेन के अंदर है तो नेक्स्ट वाला जो रिंग है ये जेड प्लेन में जाएगा, इसके परपेंडिकुलर जाएगा, फिर वाई में होगा। तो अगर फर्स्ट वाला रिंग वाई प्लेन में है तो उससे जो सीएल और बीआर लगे हुए हैं वो अपन बोलेंगे एक्सजेड प्लेन में जाएंगे, और लास्ट वाले रिंग भी वाई प्लेन में है तो उससे जो ग्रुप लगे हुए हैं सीएल और बीआर वो एक्सजेड प्लेन में। अब आपको पता लग गया कि साहब ये सीएल और ये बीआर और ये सीएल और बीआर सेम प्लेन के अंदर है, सेम प्लेन के अंदर है। तो यहाँ जब मॉलिक्यूलर प्लेन गिराएंगे अपन, जब इसको काटेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन गिराएंगे, तब जब प्लेन जेड पे आएगा ना तो ऐसे परपेंडिकुलर आएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और वो दोनों रिंग जो है और सीएल बीआर को एक बॉल मान लीजिए तो वो बीच में से कटेगा। तो साहब इसमें तो पीओएस आ रहा है, और ये पीओएस आ रहा है तो ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। सेकंड को चेक करते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कहीं से भी चल सकते हैं आप, जैसे मैं इस बार पाई बॉन्ड से चलता हूँ, मैं मान लूँ ये पाई बॉन्ड जो वाई प्लेन के अंदर है, पी वाई से बना है, तो अब ये वाई प्लेन में है तो सीएल और बीआर आपने कहा भाई एक्जेड प्लेन में जाएंगे। अब ये पाई बॉन्ड जो है वो वाई प्लेन में है तो इसके बाजू में जो रिंग लगी हुई है वो आपने कहा परपेंडिकुलर प्लेन में जाएगी, उससे बाजू में जो रिंग लगी है वो वाई प्लेन में जाएगी, तो ग्रुप अगेन आपने कहा एक्जेड प्लेन में जाएगी। तो ये भी आपके पास, इसमें भी अगर इसको अपन करेंगे तो इसमें पीओएस आ जाएगा, मॉलिक्यूलर प्लेन में इसको ब्रेक करें काटेंगे तो यहाँ पे भी पीओएस आ रहा है, और पीओएस आ रहा है तो ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये अकायरल मॉलिक्यूल होगा, ये भी जीआई का सेंटर है। अब सी में आपको बाइफिनाइल दे रखा है। अब बाइफिनाइल में आपको दिख रहा है कि अगर ये कार्बन है और ये कार्बन दोनों sp2 से मैंने अटैच कर दिया, तो ये बाइफिनाइल तो प्लेनर होता है, इसमें पीओएस होता है। लेकिन अगर मैं ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्सिट्यूटेड बाइफिनाइल की बात करूं, ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्सिट्यूटेड बाइफिनाइल की बात करता हूं, और यहां मैंने मिथाइल लगा दिया और यहाँ इथाइल बल्कि ग्रुप लगा दिए, और ये मिथाइल लगा दिया और ये इथाइल लगा दिया, तो इनके बीच में रिपल्शन की वजह से सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन होता है। तो आप ऐसा देखिए कि एक रिंग तो ये आपने कहा बोर्ड के प्लेन में है, तो दूसरा जो रिंग है जब यहाँ पे पहले तो ऐसा है दोनों सेम प्लेन के अंदर है, और अब जब मैंने ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्सिट्यूटेड बाइफिनाइल बनाया तो इनमें रिपल्शन की वजह से सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन होता है, तो एक रिंग अपना प्लेन चेंज कर लेगा, और जैसे ही वो प्लेन चेंज करेगा तो परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा। अब अपन जब इसको ब्रेक करेंगे और यहां से अपन ने प्लेन गिराया मॉलिक्यूलर प्लेन, और ये प्लेन इधर आएगा तो वो ऐसा कटेगा, तो अपन बोलेंगे ऐसा कटेगा। तो यहाँ पे आपने कहा इधर मिथाइल है और इधर ऊपर इथाइल है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये इस तरह से पहले आपने कहा बाइफिनाइल रिंग है, दोनों सेम प्लेन में है, जैसे ही मैंने ऑर्थो पे ग्रुप लगा दिया तो आपने कहा कोई अरेंजमेंट आपके पास ऐसा हो गया। अब अगर मैं इसमें कोई प्लेन गिराऊंगा तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन जब मैं यहाँ से गिराऊंगा तो जब वो प्लेन इस साइड में आएगा तो उसके परपेंडिकुलर आएगा, तो ऊपर मिथाइल है, ऊपर आपको मिथाइल दिख रहा है और नीचे इथाइल दिख रहा है, तो इसमें पीओएस नहीं है।
और पीओएस नहीं है तो अपन बोलेंगे ये कायरल है। तो आंसर तो अपना सी आ गया। और नेक्स्ट को अपन देखें तो ये अपन इनको बोलते थे इवन स्पाइरल। तो अगर ये वाला पहला वाला रिंग अगर मैंने कहा वाई प्लेन में है तो दूसरा वाला जेड में जाएगा। और ये जो बी आर लगे हुए हैं ये एक्स वाई प्लेन में चले जाएंगे। ये वाई प्लेन में है तो ये एक्स जेड प्लेन में चले जाएंगे। इसका मतलब ये एच और ये बी आर और ये दोनों बी आर परपेंडिकुलर प्लेन में, सेम प्लेन के अंदर नहीं है। एक आपने कहा अगर स्क्रीन के प्लेन में है तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। अब जब मैं एच और बी आर के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर प्लेन गिराऊंगा, एच और बी आर के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर प्लेन गिराऊंगा और ये प्लेन जब जेड वाली रिंग पे आएगा तो परपेंडिकुलर ऐसे बीच में आएगा। तो आप देखोगे ये दो सिमेट्रिकल पार्ट में कट रहा है तो इसमें भी पीओएस होगा और पीएस होगा तो ये भी आपने कहा कायरल नहीं होगा। तो आंसर आपके पास सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको बताना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंपाउंड दिया हुआ है आपके पास है ये फिनाइल सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी डबल बॉन्ड। तो आप जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर देखिए और यहाँ जो ज्योमेट्रिकल सेंटर बन रहा है वो सी डबल बॉन्ड सी है। डबल बॉन्ड के अंदर तीन सेंटर आपको पता है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन। ये अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर कब होते हैं, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन तो होगी और रिस्ट्रिक्टेड एटम पे जो ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एटम पे जो ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो अब आप देखिए इसमें सी डबल बॉन्ड सी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इधर भी सी डबल बॉन्ड सी ज्योमेट्रिकल सेंटर है। और मॉलिक्यूल जो है आपके पास, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ जीआई का जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो 2 की पावर है, 2 की पावर 2 वो आपके पास 4 बन जाए। ये फर्स्ट वाला जो है ये सिस और ट्रांस हो सकता है और सेकंड वाला भी आपने कहा सिस और ट्रांस हो सकता है। तो पहला वाला आपके पास सिस होगा तो नेक्स्ट को भी अपन सिस लेंगे, ये सिस होगा तो इसको अपन ट्रांस बोल देंगे और ये ट्रांस होगा तो ये आपके पास सिस होगा और एक दोनों ही आपके पास ट्रांस और ट्रांस हो सकते हैं। इस तरह से आपके पास 4 अरेंजमेंट बनेगा। तो यह आंसर आपके पास सेकंड हो जाएगा। 18 भी क्वेश्चन ऐसा ही है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर गिवन कंपाउंड। तो ये आपको कंपाउंड एक दिया हुआ है CH3, CH डबल बॉन्ड NOH, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है। अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल सेंटर आपको बताने, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर में एक तो C डबल बॉन्ड N हो गया और ये एक sp3 कार्बन जिसपे डिफरेंट ग्रुप लगा है। तो एक आपने का रिंग भी जीआई का सेंटर है। मॉलिक्यूल आपके पास अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल का मतलब बाहर से अंदर आना है, एक जैसा दिख रहा है या डिफरेंट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल था, बाहर से अंदर आए, एक कॉर्नर पे फिनाइल एक कॉर्नर पे COOH, ये भी अनसिमेट्रिकल था तो फॉर्मूला लगा दिया 2⁻n। तो यहाँ पे भी देखिए n इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 2, तो नंबर ऑफ जीआई का जो फॉर्मूला है वो 2⁻n, 2⁻2। यहाँ भी जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, 4 जीआई सेंटर बने। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव 2 डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। स्पेस के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट आपको चाहिए तो आपको या तो वो जीआई का सेंटर होना चाहिए या वो ओआई का सेंटर होना चाहिए। तो अपन 1 बाय 1 चेक करते हैं इसमें। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देता हूं तो साइकिल के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो अपन बोलते हैं अगर साइक्लो एल्कीन है और ये अगर जीआई का सेंटर होता है तो साइकिल में कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए, 8 कार्बन। तो ये फर्स्ट वाला तो स्पेस में 2 प्रेजेंटेशन शो नहीं करेगा, ना जीआई का सेंटर है और कायरल कार्बन भी आपको नहीं दिख रहा, तो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। सेकंड में भी वही 6 का साइकिल है, उसमें डबल बॉन्ड जीआई का सेंटर नहीं हो सकता।
तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, कोई कायरल सेंटर भी आपको नहीं दिख रहा। सी में देखेंगे अपन तो रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन तो है, ठीक है। एक कार्बन तो आपको मिल गया जिसपे CH3 और इथाइल डिफरेंट ग्रुप लगे, एक और भी चाहिए, वो नहीं मिल रहा आपको, कोई कायरल सेंटर भी नहीं है, तो ये भी GI का सेंटर नहीं होगा। डी जो है ये हो सकता है, इसके स्पेस में मैं दो प्रेजेंटेशन बोल सकता हूँ यहाँ पे कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है तो सिस हो सकता है, अपोजिट साइड में अगर मैं प्रेजेंट करूंगा तो ट्रांस हो सकता है, फिर कायरल सेंटर है तो मिरर इमेज की भी अपन बात कर सकते हैं। तो आंसर आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस में आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपसे कह रहा है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। 1 2 3 4 आपको अरेंजमेंट दिए हुए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। और फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड आर चेन आइसोमर्स। जरा चेक कीजिए भाई, फर्स्ट में आपने कहा कितने का चेन है, 4 का, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 का चेन है। और सेकंड में अपन बोलते हैं 1 और 2 और 3 का चेन है। तो बोल सकते हैं भाई कार्बन चेन में डिफरेंस आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, आप चेक करोगे तो C4H9Cl आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन चेन में डिफरेंस है, तो ये कैसे आइसोमर्स होंगे, चेन। तो आपने कहा भाई पहला ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट है। थर्ड एंड फोर्थ आर चेन आइसोमर्स। अगर अपन IUPAC सिस्टम में नेमिंग करते हैं तो थर्ड में पेरेंट चेन कितने का है हमारे पास, 4 का, और थर्ड में और फोर्थ में का पेरेंट चेन कितने का है आपके पास, 3 का। तो पेरेंट चेन में आपने कहा डिफरेंस आ रहा है, एक 4 का एक 3 का, तो इन दोनों में भी जो आइसोमेरिज्म होगा, फर्स्ट एंड सेकंड भी चेन हो गए और थर्ड एंड फोर्थ भी चेन आइसोमर्स, थर्ड एंड फोर्थ भी चेन आइसोमर्स। सेकंड एंड फोर्थ आर फंक्शनल आइसोमर्स। सेकंड और फोर्थ हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कहा भाई सेकंड का तो DU कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और इसका एक रिंग है तो इसका DU आपने कहा 1 आ रहा है, तो DU ही सेम नहीं है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास ए और बी दोनों ही आपने कहा करेक्ट आंसर है, तो आंसर आपका यहाँ जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट भी देखिए, स्ट्रक्चरल में से क्वेश्चन है, आइस विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन ऑब्जर्व बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले देखिए भाई, फर्स्ट में अपन सब भी देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं भाई फंक्शनल है या नहीं है। तो अगर फर्स्ट में अपन फंक्शनल ग्रुप देखें, CHO का मतलब एल HCO, और ये NH, और इससे कौन अटैच है, इथाइल, और CON का मतलब फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप जो है वो एमाइड आपको दिख रहा है, एमाइड है। और सेकंड में अगर अपन देखते हैं अरेंजमेंट, CH3 है, CH, NH2 और CHO, तो यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड है, और इस फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं तो एमाइन है। तो इसका मतलब भाई फंक्शनल ग्रुप में ही डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये कैसे आइसोमर्स हो जाएंगे, आपने कहा फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, तो आंसर आपके पास सी हो। और बात हुई थी जो फंक्शनल होते हैं वो कभी भी चेन पोजीशन नहीं होते। फंक्शनल का मतलब आपने कैटेगरी चेंज कर दिया, और जब कैटेगरी चेंज कर दिया तो उसमें चेन पोजीशन का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। 22 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है, रिस्ट्रिक्टेड एटम हैव डिफरेंट ग्रुप चाहिए, तो फर्स्ट वाले में तो Br और Br, Cl और Cl सेम लगा, तो ये जो कंपाउंड है ये GI शो नहीं करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने निकाल ही लिया, ये आपके पास ए आ जाएगा। और बाकी देखिए, ये sp3 कार्बन है जिस पे डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, हमें तो एटलीस्ट दो ही चाहिए होते हैं, दो से ज्यादा भी हैं यहाँ पे। ये 3 sp3 कार्बन है जिन पे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, और ये 4 sp3 कार्बन है जिन पे डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो सभी GI शो करेंगे, तो फर्स्ट वाला जो होगा वो GI शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर द कंपाउंड X एंड Y इन बिलो रिएक्शन कैन बी। एक फिनाइल हाइड्राजीन दिया हुआ है आपको, देखिए ये फिनाइल हाइड्राजीन है, NH और NH, और इसका जब मैं कार्बोनाइल से रिएक्शन कराता हूं
कार्बोनाइल से मैंने रिएक्शन करा दिया और यहां से अपन वाटर रिलीज करके इस तरह का एक फिनाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव बनाते हैं। ये ऐसा फिनाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव आपके पास बनेगा। और अगर ये जीआई का सेंटर होगा तो आप नाइट्रोजन तो आपको चेक करना ही नहीं है, दो डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। और अगर इसको जीआई का सेंटर बनाना है तो यहाँ पे आप कार्बन पे जो ग्रुप लगाओगे वो डिफरेंट ग्रुप लगाओगे तो जीआई का सेंटर बनेगा। और जीआई का सेंटर बन गया तो इसके स्पेस में कितने प्रेजेंटेशन होंगे? दो, सिन और एंटी। ये जो सी डबल बॉन्ड एन है, ये अगर जीआई का सेंटर है तो नाइट्रोजन तो आप चेक मत कीजिए, नाइट्रोजन पे तो डिफरेंट मिलेगा ही, कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि मैंने ये दो कार्बोनाइल का रिएक्शन किया, एक्स और वाई, ये दो कार्बोनाइल कंपाउंड है और ये वाटर निकल रहा है और दो ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं, मतलब दो लिए और दो ही बने। इसका मतलब दोनों कार्बोनाइल में कोई भी जीआई शो नहीं करेगा। जब उसका हाइड्राजोन डेरिवेटिव बनेगा तो वो जीआई शो नहीं करना चाहिए, तभी दो से दो बनेगा। अगर दो से तीन बने तो एक तो शो करेगा और एक तो शो करेगा और एक नहीं करेगा। जो शो करेगा उसके सिन और एंटी गिनेंगे और जो नहीं करेगा उसका एक गिनेंगे, तो थ्री। और अगर दो से चार बनते हैं तो इसका मतलब दोनों ही जीआई शो करेंगे। तो चेक क्या करना है आपको? तो ये चेक करना है कि साहब अगर कार्बन हमें जीआई शो नहीं करना चाहिए तो कार्बोनाइल कार्बन पे, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इन पे सेम ग्रुप लगा होना चाहिए, तो वो जीआई शो नहीं करेगा। जो मैं आपको कार्बोनाइल कार्बन दूंगा उस पे यहाँ पे जो ग्रुप लगाया होगा वो आपके पास सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट में देखते हैं, ये कार्बोनाइल पे आपने कहा भाई डिफरेंट ग्रुप लगाए तो इसका हाइड्राजोन जीआई शो करेगा, तो इसके दो काउंट करूंगा, सिन और एंटी। इसमें भी डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इसके भी दो काउंट करूंगा। जब फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराऊंगा, सिन और एंटी। तो ए ऑप्शन हमारा कब होता है? जब क्वेश्चन में P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस दो लिए चार बन रहे हैं तो आंसर ए होता। तो हमें तो दो से दो ही चेक करने हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं साहब, ये जीआई का सेंटर शो करेगा और इसमें भी कार्बोनाइल पे डिफरेंट है, एक एच है और एक मिथाइल है, ये भी करेगा। तो इसमें भी दो से चार बनेंगे। नेक्स्ट को देखें अगर, तो ये तो नहीं करेगा, कार्बन पे तो एच और एच लगा है, इसका तो एक ही प्रेजेंटेशन होगा स्पेस में, लेकिन CH3 में दो होगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा होता P प्लस क्यू प्लस आर तो सी ऑप्शन करेक्ट होता। और यहाँ पे हमें तो दो से दो ही चाहिए। तो फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्राजोन जीआई का सेंटर नहीं होगा क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड पे एच और एच सेम ग्रुप लगा हुआ, इसका हाइड्राजोन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एक और इस कार्बन पे भी दोनों मिथाइल लगे हैं, कार्बन भी, ये एसीटोन का जो हाइड्राजोन है ये भी जीआई शो नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 24 क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आप देखिए इसमें स्ट्रक्चर बनाते हैं और ज्योमेट्रिकल की कंडीशन कहाँ सेटिस्फाइड हो रही है और कहाँ नहीं हो रही। एजोमीथेन, तो ये आपके पास होता है CH3 एन डबल बॉन्ड एन और ये CH3। तो नाइट्रोजन तो आपको देखना ही नहीं है। तो अगर दोनों मिथाइल सेम साइड में होगा तो मैं सिन बना दूंगा, अपोजिट साइड में होगा तो एंटी बना। एन एन डबल बॉन्ड एन ज्योमेट्रिक का सेंटर होता। फिर बी के अंदर वन ब्रोमो टू क्लोरो इथीन, तो इथीन बनाया सी डबल बॉन्ड सी, वन पे लगाया ब्रोमो और टू पे लगाया क्लोरो। और अगर इधर भी देखें ये एच एच तो आएगा ही आएगा। तो आपने कहा भाई रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है और रिस्ट्रिक्टेड एटम है, डिफरेंट ग्रुप है, तो दोनों हाइड्रोजन अगर सेम साइड में दिखाऊंगा तो सिस और अपोजिट साइड में दिखाऊंगा तो ट्रांस, तो ये भी जीआई का सेंटर हो गया। और सी को अपन देखें तो वन फिनाइल प्रोपीन, और ये वन फिनाइल प्रोपीन जो होगा वो ऐसा अरेंजमेंट होगा। और इसमें भी आप देखेंगे ये सिस और ट्रांस, अगर हाइड्रोजन सेम साइड में होंगी दोनों तो सिस और अपोजिट साइड में होंगी तो ट्रांस। तो ये ABC तो जीआई के सेंटर आ गए। अब जरा डी को चेक करें अपन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये आपके पास हो गया 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। यहां अगर डबल बॉन्ड को देखता हूं, इस वाले कार्बन पे तो डिफरेंट लगा हुआ है, लेकिन इस वाले कार्बन पे दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है, तो जो डी होगा वो जीआई शो नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर बनाइए और जीआई के सेंटर मैच करते जाइए।
अब देखिए जीआई के जो नॉमेनक्लेचर होते हैं वो एक सिस ट्रांस होता है, एक ईजेड होता है जो प्रायोरिटी पे चलता है, और एक हमारे पास सेन एंटी होता है। तो ईजेड में अपन कहते थे हाई प्रायोरिटी ऑन सेम साइड, तो जेड हाई प्रायोरिटी ऑन अपोजिट साइड, तो वो आपके पास होता था ई। और प्रायोरिटी के सीआईपी रूल थे अपने पास। तो फर्स्ट रूल था प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगा। सेकंड था भाई पहला एटम सेम है, कंसीडर सेकंड वन, और सेकंड में भी कौन सा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। और उसके बाद हमारे पास रूल थर्ड था मल्टीपल बॉन्ड कंसीडर मल्टीपल टाइम्स। और जो रूल फोर्थ था वो जहाँ पे आइसोटॉप्स के लिए था कि वहां पे अपन मास कंसीडर करते थे। तो जरा चेक करते जाते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन में एफ और सीएल में हाई एटॉमिक नंबर सीएल, एच और बी आर में हाई एटॉमिक नंबर बी आर, तो हाई एटॉमिक नंबर हाई प्रायोरिटी ऑन सेम साइड, तो ये आपने का जेड हो गया। नेक्स्ट में अपन देखते हैं हाइड्रोजन कार्बन में हाई प्रायोरिटी कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन हाई प्रायोरिटी ऑन सेम साइड, तो ये भी आपके पास जेड हो गया। इधर देखेंगे हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन, इधर रूल नंबर टू पहला आइटम कार्बन, इधर भी आपने का कार्बन कंसीडर सेकंड वन, तो इधर भी कार्बन, एक कार्बन लगेगा और दो हाइड्रोजन लगेगा। और इसमें देखेंगे तो दो कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे जब आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा सी एच और एच, और इधर आएगा सी सी और एच, तो ये आपके पास हाई प्रायोरिटी ऑन सेम साइड, तो आपने कहा ये भी क्या हो गया जेड हो। अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास, रूल नंबर फोर, तो ये ड्यूटेरियम। अब सी एच ओ और सी ओ सी एच थ्री, ये देखिए इमेजनरी बात है, ये आपने कहा सी डबल बॉन्ड हो और ये एच, इसको क्या कंसीडर करते हैं, सी डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन से दो ऑक्सीजन अटैच है ऐसा मानेंगे, और ये हाइड्रोजन, और रिवर्स भी जरूरत पड़ जाता है, ओ डबल बॉन्ड सी, इस ऑक्सीजन से दो कार्बन, एक तो लगा ही हुआ एक और लगा दी। तो अगर पहला आइटम कार्बन, इधर भी कार्बन, आगे बढ़े, आगे आपने कहा कार्बन से दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको पहले लिखना है, ओ और एच लिख दिया मैंने यहाँ पे। और दूसरा आपके पास है स्टर, ये है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और इसको भी ऐसा देखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ, हाइपोथेटिकल बात है कि इस कार्बन से दो ऑक्सीजन अटैच, ये दो ऑक्सीजन लगा दिया और एक ऑक्सीजन और ये सी एच थ्री, और इस ऑक्सीजन से भी दो कार्बन लगे हुए हैं। तो अब कार्बन के आगे कितनी ऑक्सीजन है, तो आप देखोगे तीन ऑक्सीजन। तो आप यहाँ जब प्रायोरिटी चेक करेंगे, पहला कार्बन कार्बन, आगे बढ़ो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर आगे जाओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर आगे जाओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाई प्रायोरिटी इसका आगे, और हाई प्रायोरिटी ऑन अपोजिट साइड, तो ये कैसा आइसोमर्स हो जाएगा, ई आइसोमर्स होगा। तो इसमें आंसर जो आपके पास है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दो आपको कंपाउंड दिए हुए हैं और इसमें आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है। एक बार ये जरूर थोड़ा देख लिया करो कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी इस टॉपिक में अपने को एंट्री लेनी है। तो फर्स्ट में अपन देखते हैं भाई क्या फंक्शनल है, तो इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो एमाइड दिख रहा है, सी ओ एन मीन्स एमाइड, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपके पास है एमाइड, ये तो एमाइड हो गया। और इधर आपने कहा ये सी ओ बी आर, ये एसिड ब्रोमाइड हो गया। तो यहाँ तो भाई फंक्शनल ग्रुप में ही डिफरेंस आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है, आगे देखने वाली कोई बात है ही नहीं, वो केवल और केवल जो होगा वो आपने कहा फंक्शनल आइसोमर्स ही होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है तो जो अपन बात करेंगे वो फंक्शनल की ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में मिनिमम मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड फॉर, फर्स्ट कह रहा है चैन आइसोमेरिज्म इन ईथर, सेकंड कह रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, और थर्ड आपसे कह रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इन एल्काइन। इनके मिनिमम कार्बन की बात आपसे कर रहा है, और x प्लस वाई प्लस जेड की आपको टोटल नंबर बताना है। तो देखिए ईथर अगर चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा, ईथर अगर चैन आइसोमेरिज्म शो करता है तो मिनिमम कार्बन आपके पास होते हैं 5। अगर मैं आपको कोई ईथर देता हूं, ये है CH3O, और ये CH2 और CH3, और एक मैंने ईथर आपको दिया CH3O,
ये नॉर्मल ब्यूटाइल की जगह मैं लगा देता हूँ आइसोब्यूटाइल। ये CH2CH और CH3, ऐसा मैंने आपको कंपाउंड दिया। अब आप देखिए, ईथर में चैन का कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब वन साइडेड सेम होना चाहिए। इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है। अब चैन का कंपैरिजन हो सकता है इसमें, अगर आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि जैसे मैंने ये ईथर आपको कोई दिया और एक आपको ये ईथर दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, क्या ये चैन आइसोमर्स है? आपने कहा भाई यहाँ कार्बन चैन कितने का है, 2 का, और यहाँ कार्बन चैन कितने का है, 3 का। तो ये चैन आइसोमर्स है? नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों साइड ही आर ग्रुप सेम है। चैन का कंपैरिजन तभी होगा जब वन साइडेड आर ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन कोई चैन का जो कंपैरिजन है वो नहीं कर सकते। तो देखिए, ये चैन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। यहाँ चैन है 1 2 3 4 और 1 2 एंड 3। तो ईथर अगर चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो तो आपके पास आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब बात आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। अल्कोहल में पोजीशन स्टार्ट करें तो आपको 3 कार्बन चाहिए। जैसे मैं 3 कार्बन का कोई अल्कोहल देता हूँ और एक मैंने आपको कहा OH यहाँ पे लगा दिया, ये 1 2 3 और 1 2 3, OH 1 नंबर पे और OH 2 नंबर पे। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, एक तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, एक ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और एक आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पे आपने कहा जो OH है वो 1 नंबर पे है और यहाँ जो OH है वो 2 नंबर पे है। तो इन दोनों में जो आइसोमेरिज्म होगा वो पोजीशन। तो अल्कोहल अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा तो आपके पास उसमें जो कार्बन होंगे वो आपके पास 3 होंगे। तो Y का वैल्यू आपके पास हो गया 3। अब वो कह रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ऑफ एल्काइन। अब एल्काइन में DU2 होता है और एल्काइन का जो फंक्शनल आइसोमर्स होता है वो होता है डाइन। एक ट्रिपल बॉन्ड की जगह आप 2 डबल बॉन्ड लगा सकते हो, या साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड लगा सकते हो, या बाई साइक्लो अपन बना सकते हो। तो मिनिमम कितना कार्बन चाहिए? तो 2 कार्बन में तो अगर अपन बात करें, 2 कार्बन का एल्काइन होता है इथाइन, इसमें तो 2 डबल बॉन्ड का कोई केस बनेगा नहीं। तो अगर 3 कार्बन का एल्काइन मैं लेता हूँ और एक ट्रिपल बॉन्ड की जगह ये 2 डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, तो इसको अपन बोलते हैं, इन दोनों में जो आइसोमेरिज्म है वो आपने का फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म अगर एल्काइन में हो रहा है तो मिनिमम कितना कार्बन चाहिए आपको? वो आपको 3 चाहिए। तो जेड का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपके पास 3। तो आंसर आपका 5 + 3 + 3 11 आपका टोटल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर, विच इज नॉट अ पेयर ऑफ चैन आइसोमर्स। तो चैन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पेरेंट चेन में डिफरेंस हो सकता है। पेरेंट चेन अगर सेम है तो साइड चेन में भी डिफरेंस हो सकता है। तो फर्स्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे आपने कहा 6 का चेन है फर्स्ट में ये, और इधर 5 का चेन है। तो ये अपन बोलेंगे कैसे आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स। सेकंड ऑप्शन को अगर अपन देखते हैं, और यहाँ कार्बन चेन जो है ये 1 2 और 3, और इधर जो कार्बन चेन है, ईथर में अभी बात अपन कर रहे थे कि दोनों साइड आर ग्रुप चेंज होगा। दोनों साइड आर ग्रुप अगर यहाँ चेंज हो रहा है तो वो कैसे आइसोमर्स होंगे, मेटोमर्स। चैन का कंपैरिजन तभी हो सकता है जब एक साइड कार्बन चैन सेम होना चाहिए, तभी अपन चैन का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ तो आपने कहा इस साइड मैंने आर ग्रुप लगा रखा है आइसोप्रोपाइल, यहाँ आर ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, इधर है इथाइल, यहाँ पे है मिथाइल और इधर है इथाइल। तो दोनों साइड ही आर ग्रुप चेंज किया, तो इसमें अपन चैन का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। इसमें अल्कोहल में 1 2 3 4 का चेन है, और इधर भी आपने कहा 1 2 3 और 4 का चेन है, 4 का चेन। तो यहाँ पे भी आपने कहा ये दोनों में पोजीशन आइसोमर्स होंगे, कार्बन चेन सेम है, तो ये आपने कहा पोजीशन आइसोमर्स होंगे। और जो बी वाला है वो अपन बोलते हैं मेटोमर्स होंगे, ये आपके पास मेटोमर्स होंगे। तो आंसर आपके पास होगा बी एंड सी।
डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। 29 क्वेश्चन में कह रहा है गिवन कंपाउंड कैन शो, फर्स्ट ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल, फिर सेकंड ऑप्शन है ऑप्टिकल, फिर है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोथ, और एक नन ऑफ दीज की बात कर रहा है। तो देखिए नाइट्रोजन तो जीआई का सेंटर यहाँ है ही, क्योंकि यहाँ एक नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है और एक हाइड्रोजन अटैच। तो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर मैं चेक करता हूँ तो नाइट्रोजन पे तो डिफरेंट ग्रुप लगा है, और इधर जो कार्बन पे अगर अपन देखें तो यहाँ ये CH2 है, CH2 है, CH CH3 CH2 है। और अगर मैं इधर से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ इसको, तो ये CH2 है, ये CH CH3 है, और CH2 CH2 है। तो इस कार्बन पे भी आपने कहा, नाइट्रोजन पे तो आपके पास डिफरेंट ग्रुप है ही, एक लॉन पेयर है और एक आपके पास H लगा है, और इस कार्बन पे भी आपने कहा डिफरेंट ग्रुप लगा है। तो भाई जीआई का सेंटर तो ये है। और अगर मैंने कहा भाई यहाँ पे कायरल सेंटर है क्या, ये एक साइड H है एक साइड मिथाइल है, ऊपर आप देखोगे एक डिफरेंट अरेंजमेंट चल रहा है, CH2 C डबल बॉन्ड NH, और नीचे एक अलग चल रहा है CH2 C डबल बॉन्ड NH। तो इसमें कायरल सेंटर भी है, तो ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, ऑप्टिकल भी शो करेगा। तो आंसर आपके पास यहाँ आ जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द थ्रियो स्टीरियो आइसोमर्स। ये देखिए एक नॉमेनक्लेचर आपके पास होता है इरिथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम, और ये 2 कायरल कार्बन के लिए ही डेवलप किया गया था। 2 कायरल कार्बन, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो यहाँ अगर सेम ग्रुप ऑन सेम साइड होता है तब अपन कहते हैं इस सिस्टम को इरिथ्रो। ए वाला तो इरिथ्रो हो गया। बी में भी सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है, तो ये भी आपके पास हो जाएगा इरिथ्रो। इसमें सेम ग्रुप और अपोजिट साइड आ गया, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा थ्री हो। और अगर डी को आपको देखना है तो कार्बन चेन आपको वर्टिकल पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है इसमें आपको रोटेट करके कार्बन चेन को वर्टिकल पे लाना है, फिर उसके बाद अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो कार्बन है उसमें तो यहाँ CH3 है, ये OH है और ये H है, और आपको पता ही है कि इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करना है, तो वर्टिकल पे लाया, यहाँ मैं CH3 ले गया और इस पोजीशन पे मैं H ले जाऊंगा। ये तो एक इंटरचेंज हुआ, ठीक है। जब भी हमें एक इंटरचेंज करूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, तो एक इंटरचेंज और भी करना है, तो फिर मैं H और OH में करूंगा। तो यहां से मैं H इधर ले आऊंगा और ये OH इधर ले, ये आइडेंटिकल इक्वल टू बन गया। अब आपने कहा सेम ग्रुप ऑन सेम साइड में, तो ये भी आपके पास कैसा होगा, इरिथ्रो। तो यहाँ पे आंसर आपके पास जो हो जाएगा, थ्रियो की बात कर रहा है तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है एक सब्सटेंस आपको दिया हुआ है, स्टीरियो आइसोमर्स की बात है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल भी काउंट करना है, ऑप्टिकल भी काउंट करना है, और स्टीरियो देख लेते हैं। तो आप देखिए भाई कितने स्टीरियो सेंटर हैं। तो स्टीरियो सेंटर में ये आपके पास एक कायरल सेंटर दिख रहा है, इधर ये एक कायरल सेंटर हो गया 2, ये एक कायरल सेंटर है 3, ये एक कायरल सेंटर है 4, फिर ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है 5, फिर एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है 6। ठीक है, मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल है और नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर आपके पास आगे 6। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का जो फॉर्मूला है 2⁻n 2⁻6, तो ये आपके पास बन जाएगा 64। तो यहाँ पे आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता है तो चाहे उसमें ओनली ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, ओनली ऑप्टिकल सेंटर हो, या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल मिक्स हो, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का जो फॉर्मूला है वो 2⁻n। और जब भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है तो कोई ना कुछ उसमें कॉमन बनेगा, तो जो आंसर आएगा सिमेट्रिकल के केस में वो 2⁻n से कम आता है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। सेकेंडरी अल्कोहल बताने हैं और उसमें स्टीरियो भी चेक करना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रहा है C5 और H12O। जब भी स्ट्रक्चरल कहीं बनाना है
तो सबसे पहले DU देखना है। 5 कार्बन को सेचुरेट होने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 12, और 12 हाइड्रोजन हमारे पास है, तो कंपाउंड हमारा सेचुरेट है, तो इसका DU जो होगा वो 0 होगा। और DU 0 आते ही आपने कहा कंपाउंड सेचुरेट है। तो ऑक्सीजन किससे अटैच है? सिंगल बॉन्ड से। सिंगल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अल्कोहल और एक ईथर। तो वो तो ऊपर बात कर ही रहा है अल्कोहल की, तो अपन अल्कोहल बनाते हैं। तो 5 कार्बन की चेन में अपन अल्कोहल बनाते हैं, एक नंबर 2 पे लगाए। यहाँ जब मैं OH लगाऊंगा तो यहाँ ये कायरल सेंटर आएगा, दो गिन लूंगा, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो। पेयर ऑफ एनेंचोमर्स एक बनेगा और एनेंचोमर्स जो होंगे वो दो बनेंगे। अब आपने कहा इसी OH को अगर अपन आगे शिफ्ट कर दें तो ये, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसका एक ही अपन काउंट करेंगे। तो नॉर्मल चेन में तो ये हो गया, इधर आपने का दो काउंट कर लिए। अब इसकी ब्रांचिंग करते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। सेकेंडरी कार्बन से ही OH लगाए, तो यहाँ पे जब मैं OH लगाऊंगा तो फिर आपको ये कायरल सेंटर यहाँ पे दिखेगा। यही सेकेंडरी कार्बन है इसके अंदर, तो इसके भी अपन दो काउंट कर लेते हैं, डेक्सो प्लस लीवो। और इसके बाद अगर आप नियो बनाओगे तो नियो में तो कोई सेकेंडरी कार्बन आएगा ही नहीं, तो ये आपको यहाँ कंसीडर ही नहीं करना। तो यहाँ पे 2 + 2 + 1, तो आंसर जो आपके पास आएगा वो 5 आएगा। 33 में कह रहा है करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये भी देखिए RS नॉमेनक्लेचर में से है, तो जब भी आपको देना है तो IUPAC के अकॉर्डिंग आप नेमिंग करो, नंबरिंग करोगे, तो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 हो गया। तो अगर मैं ऊपर वाले कार्बन की बात करता हूं तो इसमें पहली प्रायोरिटी तो ऑक्सीजन का आ गया, और ऊपर कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, नीचे 3 नंबर पे कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, तो सेकेंड प्रायोरिटी मैं इसको दे देता हूँ। थर्ड प्रायोरिटी आपके पास आ गया CH3, और फोर्थ ये हाइड्रोजन आ गया। और यहाँ पे आपने कहा एक से जा रहे हैं दो, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, लोवेस्ट वाला वर्टिकल पे नहीं है, और क्लॉकवाइज आ रहा है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? S बोल दूंगा। तो ये हो गया 2S। नेक्स्ट वाले कार्बन की 3 नंबर वाले की बात करें तो इसमें भी आपने कहा OH को मैंने इधर 1 प्रायोरिटी दे दिया, हाइड्रोजन को आपने 4 नंबर दे दिया, ये मिथाइल को आपने 3 नंबर दे दिया, और ये आपके पास 2 हो गया। 1 से 2 और 2 से 3, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और यहाँ देखिए लोवेस्ट वाला वर्टिकल पे है, तो आपने कहा ये S हो गया, तो ये भी S। तो 2S और 3S अपना आंसर हो जाएगा इसमें, 2S और 3S। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। 34 के अंदर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर फॉर इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मोस्ट स्टेबल। तो देखिए कन्फर्मर दो ही होते हैं अपने पास, एक अपन बोलते हैं गॉच और एक अपन बोलते हैं एंटी। एक गॉच स्टैगर्ड, एक आपके पास एंटी स्टैगर्ड। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो इक्लिप्स्ड है, इसको तो कैंसिल कर दीजिए, और बी वाला भी इक्लिप्स तो है। एक सी वाला जो है वो आपने कहा, सी वाला जो ऑप्शन है आपके पास वो है गॉच स्टैगर्ड, गॉच स्टैगर्ड। और जो डी वाला ऑप्शन है ये आपके पास है एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्यादा स्टेबल होगा गॉच स्टैगर्ड, क्योंकि OH के बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ गॉच इज ग्रेटर देन एंटी, तो आंसर आपके पास यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर यही OH में यहाँ पे CH3 और CH3 ग्रुप लगे होते, ये दोनों OH अगर मैं CH3 से रिप्लेस कर देता, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? एंटी इज ग्रेटर देन गॉच। तो अगर आपके पास ये X है और ये CH2 और ये CH2 और ये Y है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन X एंड Y, तो मोर स्टेबल कौन होगा? गॉच फॉर्म। अदरवाइज आपने कहा एंटी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है द करेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर नेम 4 एल्डोजेज विद कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखें तो DL भी देखना है अपने को और इरिथ्रोथ्रियो भी देखना है। तो यहाँ पे देखिए सेम ग्रुप ऑन सेम साइड में लगा हुआ, तो ये कैसा सिस्टम हो गया? इरिथ्रो।
अब ये कैपिटल डी है या कैपिटल एल है? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, 1 2 3 4, हाईएस्ट नंबर का मतलब 3 नंबर वाला स्टीरियो सेंटर। इसमें ओ एच अगर राइट पे है तो कैपिटल डी, ओ एच पे लेफ्ट है तो कैपिटल एल। कौन सा स्टीरियो सेंटर देखना है? हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। तो फर्स्ट वाला तो आ गया आपके पास डी एरिथ्रोज। अब अगर अपन इसमें सेकंड वाले को चेक करें, नेक्स्ट वाले को देखें, तो इसमें आपने कहा सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, तो ये आपके पास हो गया 3O। इसको अपन 3O बोलेंगे। और हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर 1 2 3 4, इसमें ओ एच राइट साइड में, तो ये आपके पास D3O हो गया। ये वाला D3O हो गया। नेक्स्ट भी सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, तो ये आपने कहा एरिथ्रो हो गया। और हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, फर्स्ट वाला आपके पास डी था, सेकंड वाला भी आपके पास डी है, और थर्ड वाले में एरिथ्रो, और लेफ्ट में तो ये एल हो गया, एल एरिथ्रो हो गया। और नेक्स्ट में आपने कहा सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है, तो आपके पास हो गया ये 3O। और हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर लेफ्ट में है तो ये एल। तो फर्स्ट वाला डी एरिथ्रो, फिर आपके पास D3O, फिर एल एरिथ्रो और L3O। तो आंसर जो आ जाएगा वो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट। 36 के अंदर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट कुड बी एग्जिस्ट फॉर द कंपाउंड बिलो। ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है और मॉलिक्यूल जो है आपके पास वो समेट्रिकल है, समेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर की बात करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, एन बराबर आपके पास 4, 4 कायरल सेंटर है। तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और एन बराबर 4 है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता था 2 की पावर n-1, तो हम बनाते थे ऑप्टिकली एक्टिव, और 2 की पावर n/2-1 बनाते थे अपन मीजो। और n बराबर 4 रखेंगे तो आपके पास 8 तो बन जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव एनेंशोमर्स, और यहाँ पे 2 बन जाएंगे मीजो। आंसर आपके पास आ जाएगा 10। तो इसमें आंसर आपके पास 10। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए कंपाउंड आपको देखना है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो। तो देखिए फर्स्ट के अंदर अगर अपन देखते हैं, कोई भी हाइपोथेटिकल प्लेन ले, आप इसमें यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 2 सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ से अपन काटते हैं इसको तो भी ये 2 सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा, और ऐसे सिमेट्रिकल पार्ट की हाफ पोर्शन अदर हाफ का मिरर इमेज बने। यहाँ एक मिथाइल ऊपर है तो उसके सामने दूसरा मिथाइल नीचे। तो इस वाले क्वेश्चन में तो अपन ने कहा भाई पीओएस नहीं है। जहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात रखनी है, सेंटर पे एक पॉइंट रखा, इधर गए और उसके अपोजिट गए, सेम ग्रुप दिखना चाहिए। तो एक तो आपको मिथाइल नीचे दिख रहा है और दूसरी साइड जा रहे हैं तो हाइड्रोजन दिख रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो हमें तो ऐसा कंपाउंड देखना है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता। सेकंड में भी देखिए, आप अगर प्लेन गिरा देते हैं, ऐसा प्लेन गिरा देंगे तो ये 2 सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो पीओएस तो आ गया, पीओएस तो इसमें आ गया। यहां से भी प्लेन गिरा सकते हैं। अब बात आती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर में एक पॉइंट लिया, अब इसमें देखा आपने और आप यहाँ गए तो एक मिथाइल आपको ऊपर की तरफ, वेज का मतलब ऊपर दिख रहा है। अब दूसरा मिथाइल आपको नीचे दिखेगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। तो इधर से इधर जा रहा हूं तो मिथाइल ऊपर है, अपोजिट आ रहा हूं तो भी मिथाइल ऊपर है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है, जैसे ये 4 का साइकिल है, ये आपके पास 4 का साइकिल है, एक मिथाइल यहाँ ऊपर लगा रखा है, वेज पे लगा रखा है, तो ये जो दूसरा वाला मिथाइल है ये नीचे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। अब अपन सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे कि यहां से मैंने यहां से आया, इसके अंदर होल किया और मैं नीचे चला गया यहाँ पे, तो मेरे को सेम ग्रुप मिलेगा। तो एक अगर वेज पे है तो दूसरा आपको डैश पे चाहिए, तब अपन सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। दोनों ऊपर या दोनों नीचे होंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होगा। तो इसके अंदर अपन बोल सकते हैं भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखा तो आपने कहा भाई यहां से प्लेन गिरा दिया,
तो पीओएस तो आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर में पॉइंट लिया, इधर गए तो मिथाइल ऊपर मिल रहा है, और दूसरा मिथाइल भी हमें ऊपर ही मिल रहा है, नीचे चाहिए, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है। और डी ऑप्शन के अंदर आपने यहाँ से कोई प्लेन गिरा दिया, एक मिथाइल आपके पास ऊपर है, इस तरह की सिचुएशन है, ये 4 का साइकिल है, और एक मिथाइल ऊपर लगा हुआ है और एक मिथाइल आपके पास नीचे लगा है, और यहाँ से आपने प्लेन गिराया तो दो सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने कहा इसके अंदर है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर में एक पॉइंट लिया, अपन इधर गए मिथाइल ऊपर दिखा और इधर गए मिथाइल नीचे दिखा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो हमें चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री भी और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी, तो आंसर जो आपके पास आना चाहिए वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 में कह रहा है द पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इनमें देखिए वन कायरल सेंटर है और रिलेशन की बात कर रहा है, तो दो ही रिलेशन में अभी बोल रहा था, अगर वन कायरल सेंटर होता है या तो एनेंशियोमर्स होंगे या आइडेंटिकल होंगे। जब मोर देन वन कायरल सेंटर है तो एनेंशियोमर्स भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डाइस्टीरियोमर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए बी आर को आपने एक प्रायोरिटी दिया, फिनाइल को 2 और मिथाइल को 3 और हाइड्रोजन को 4, और यहाँ से 1 2 3 आपने क्लॉकवाइज गए, अपन क्लॉकवाइज गए और एस वर्टिकल पे नहीं है तो ये एस हो गया। नेक्स्ट को अगर अपन देखेंगे, नेक्स्ट को अगर अपन देखते हैं तो इसको हमने दिया 1 नंबर, फिनाइल को दिया 2 नंबर, मिथाइल को दिया 3 नंबर और हाइड्रोजन को हमने दे दिया 4 नंबर, और 1 से जा रहे हैं 2 और 2 से जा रहे हैं 3 पे, और ये क्लॉकवाइज है तो ये आपके पास हो गया एस, लोएस्ट वाला वर्टिकल पे नहीं है। यहाँ पे 1 हो गया बी आर, फिनाइल 2 हो गया, 3 मिथाइल हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, 1 से 2 और 2 से 3 क्लॉकवाइज गए तो ये आर हो गया, क्योंकि लोएस्ट वाला वर्टिकल पे ही है। और यहाँ आपके पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 लोएस्ट वाला वर्टिकल लाइन पे है, 1 से 2 और 2 से 3 ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा। तो ये आपके पास क्या होगा, एस होगा। अब एनेंशियोमर्स का मतलब एक आर है तो दूसरा एस चाहिए, या एस है तो आर चाहिए, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट भी एस है और फोर्थ वाला भी एस है, तो ये तो आइडेंटिकल हो गए। सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ भी एस और एस हो गए। फिर है सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड आपके पास है एस और थर्ड है आर, एक एस है और एक आर है, तो इसको मैं एनेंशियोमर्स बोल सकता हूँ। और फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही एस और एस है, तो आंसर आपके पास इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ओनली वन ऑक्साइन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमीन। ये देखिए कार्बोनाइल का रिएक्शन होता है, जब कार्बोनाइल का रिएक्शन होता है हाइड्रोक्सिलमीन से, तो यहाँ से ये वाटर निकलता है और ये सी डबल बॉन्ड एन और ये ओ एच, ये ऑक्साइम होता है, और ये जीआई का सेंटर होता है कब, ये जीआई का सेंटर कब होगा, तो अब नाइट्रोजन पे तो डिफरेंट है ही, इस कार्बन पे डिफरेंट होने चाहिए। एक आर लगा सकता हूँ, एच लगा सकता हूँ, एक आर डैश लगा दिया और एक आर लगा, ऐसा अगर बनाऊंगा कि यहाँ पे मैं डिफरेंट ग्रुप लगाऊंगा तो अपन बोलेंगे ये जीआई का सेंटर होगा। तो आपको देखना यही होता है भाई, जो कार्बन है उसके दोनों साइड जो ग्रुप लगे हैं वो सेम है या डिफरेंट है। अगर वो डिफरेंट है तो स्पेस में डिफरेंट प्रेजेंटेशन होंगे, सेम है तो एक ही प्रेजेंटेशन। यहाँ चाहिए सब ओनली वन ऑक्साइन, इसका मतलब वो कार्बन पे सेम ग्रुप लगे होने चाहिए। तो फर्स्ट में तो आपको दिख रहा है, जब इसका हाइड्रोक्सिलमीन से रिएक्शन कराएंगे वो जीआई का सेंटर बनेगा, तो इसमें तो बनेगा, तो ये ऑप्शन तो आप कैंसिल कर दीजिए, ये तो हो नहीं सकता। अब इसमें भी अपन जब इसका रिएक्शन कराएंगे, इस कार्बन पे देखिए क्या लगा हुआ है, CH2 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 CH2, और दूसरी साइड से भी सेम यही आएगा, तो ये भी सिंगल ऑक्साइम बनाएगा, तो एक ऑप्शन तो आपके पास सेकंड हो गया। इधर भी आपने कहा कार्बन पे दोनों साइड जो ग्रुप लगा हुआ है वो आपके पास कैसा है, सेम है, तो ये भी आपने कहा सिंगल ऑक्साइम ही बनाएगा, स्पेस में दो प्रेजेंटेशन इसके नहीं होंगे। और नेक्स्ट में देखिए ये ऑर्थोमेटा, ये पैराक्लोरो है और ये ऑर्थोमेटा मेटाक्लोरो है, तो डिफरेंट है, तो इसके स्पेस में दो प्रेजेंटेशन होंगे, एक सिन और एंटी, जब हाइड्रोक्सिलमीन से रिएक्शन करेगा, तो सेकेंड और थर्ड,
तो सेकंड और थर्ड का मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास बी हो जाएगा। तो ये देखिए अपन ने जो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि अगर आइसोमर्स का क्वेश्चन है तो फर्स्ट आपको देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, तभी आपको आइसोमर्स से रिलेटेड रिलेशन की कोई बात होगी। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो जो आइसोमर्स है उनका आयुपैक नेम सेम है और डिफरेंट है। अगर आयुपैक नेम डिफरेंट है तो वो क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चरल का होगा। स्ट्रक्चरल में चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटोमर्स, टॉटोमर्स, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और अगर उनका आयुपैक नेम आपने कहा सेम है तो आपने कहा वो स्टीरियो का क्वेश्चन होगा। और अगर स्टीरियो का है तो वो कॉन्फ़िगरेशनल हो सकता है और कन्फर्मेशनल हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन से डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहे हैं तो वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगा। और रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन हो रहा है तो अपन बोलते हैं, अगर आपके पास रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है तो वो ज्योमेट्रिकल का होगा। कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकल का केस होगा। तो इस तरह से आइसोमेरिज्म में से कोई क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप का ही आपको क्वेश्चन वहां पे मिलेगा। कुछ प्रैक्टिस आप लोग और कीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दोबारा करके देखिए तो फिर जो कोई प्रॉब्लम होगा वो क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।